इट्स एन ऑनर, हिंदी में अगर बोलूं हमारा सौभाग्य है कि सेबी के नए चेयरमैन हमारे साथ ईटी नॉट स्वदेश पर एक खास बातचीत के लिए आ रहे हैं। पांडे साहब को मैं कई सालों से जानता हूं और इनकी जितनी तारीफ करी उतनी कम है। दीपम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कमाल और धमाल इन्होंने दीपम में करा था, शेयर होल्डर के लिए जो वैल्यू क्रिएट करी थी, वह हम सब जानते हैं। मगर अब सेबी में उनके आने के बाद क्या होगा? उम्मीदें हैं कि कुछ नहीं होगा मगर बहुत कुछ होगा। तो क्या नहीं होगा और क्या होगा, इस पे चर्चा करते हैं। चेयरमैन साहब, हमारे साथ ईटी नॉट स्वदेश पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप आए सबने कहा कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो क्या बड़ा होगा क्या नहीं होगा, ये बताइए। सेबी में तो बहुत कुछ हुआ है और उसी तरह से होगा। हमारा जो उद्देश्य ये है कि जो हमारे दायित्व दिए गए हैं संसद के द्वारा, उनको हम अच्छी तरह से संचालन करें और भारत की जो अर्थव्यवस्था के इस समय इतनी अच्छी संभावनाएं हैं, चाहे हमें बहुत जैसे ग्लोबली वैश्विक दृष्टि से हमारे बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में भी जो हमारी संभावनाएं भारत के लिए हैं, भारत की कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए हैं, उनको हम पूरी तरह से कर पाएं। और उसके लिए एक स्मार्ट रेगुलेशन की ज़रूरत है, जिसमें हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और रेगुलेशन तीनों को अच्छी तरह से सामंजस्य कर पाएं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो और रिस्क मिटिगेशन भी हो। एक चेंज की बात करते हैं। मैं सेबी के डिस्कशन पेपर्स देख रहा था। पिछले 3 साल में हर महीने 10 से 12 कंसल्टेशन और डिस्कशन पेपर आ रहे थे। पिछले 2 महीने में 5 पेपर भी नहीं आए। तो सेबी क्या अब एक प्रकार से दिशा बदल रहा है, जिससे हम कहते थे उनका काम रेगुलेशन है, मगर जो ओवर रेगुलेशन हुई थी उसको वो कम करना चाहते हैं? मेरा तो मानना है कि ऑप्टिमम रेगुलेशन ही सही दिशा है, क्योंकि यदि हम बार बार चेंज करने से तो कोई समझ में नहीं आता। तो एक तो स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, दूसरा हम समझ के लोगों से बातचीत करके कदम लें। और जब हम अनलेस एंड अनटिल की कोई उसमें कोई इमरजेंसी है, यदि हमारी कोई इमरजेंसी आती है तो हमें रात में क्या घंटों में ही निष्पत्ति लेनी होगी। लेकिन जब हम एक मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या रेगुलेशन की बात कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हमें कई पहलुओं पे विचार करना जरूरी है। उसके जो प्रैग्मेटिज्म है उसमें, उसको कैसे लागू किया जाए। एनी पॉलिसी इज एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो यदि हम पॉलिसी कुछ करना भी चाहते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के भी कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो पॉलिसी के साथ साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीकों पर भी, ऑल्टरनेटिव्स पे भी विचार करना चाहिए, ताकि हमें लीस्ट कॉस्ट जो हो, लीस्ट डिसरप्टिव हो, वो सॉल्यूशन किया जाए। क्योंकि आजकल तो क्या है कि रेगुलेशन हो चाहे कुछ भी हो, कंप्लायंस हो कुछ भी हो, सबके लिए आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको आईटी सिस्टम में बदलाव करने पड़ेंगे, आपने आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो वहां पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा और कोई भी नहीं चाहता कि रेगुलेशन के माध्यम से उन पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। तो एक प्रिपरेटरी टाइम है, तो हम ये चाहेंगे कि जो भी हम करें, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने में हम महत्व दें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम छोड़ सकते हैं, जिनको हटा सकते हैं। हो सकता है वो किसी समय में बहुत महत्वपूर्ण रही हो, लेकिन अभी उनका जो सामंजस्य, अभी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, सामयिक दृष्टि से उनको हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं। तो एक तो उस पर हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और उसको करने के लिए हमें निश्चय भाव से कंसल्टेटिव अप्रोच ही करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। हमारे सेबी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो इस समय ये तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कि कौन कौन से विषयों को हम सरल बना सकते हैं। रिस्क को करने के लिए जो हमारा है कि रिस्क मिटिगेशन, वो तो मार्केट इंटीग्रिटी, उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। जी। लेकिन जहां पे भी हम उसको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए ईज ऑफ कर सकें, वो हम करेंगे। उससे क्या है कि मार्केट डेवलपमेंट, दूसरा बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट की संभावनाएं जो हैं, नए प्रोडक्ट्स की हैं, उनको भी लाना होगा और उनके लिए भी नए तरह से सोचना होगा। तीसरा जो है कि रेगुलेशन को हम ये इस दृष्टि से देखते हैं
कि एक वन साइज फिट्स ऑल रेगुलेशन ना हो। जी कई जगह क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एलिमेंट स्ट्रांग होता है, जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन है, और जहां कई हैं जहां हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिस्कियर हैं, और वो इसलिए उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा तो रिस्क रिटर्न का, कैपिटल मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क रिटर्न। आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। जी। लेकिन रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी है कि नहीं, एक। दूसरा, सिस्टेमिक रिस्क कैसे हो रहा है, वो एक रेगुलेटर का महत्व है कि क्या जो रिस्क, सब लोगों का रिस्क ऐड होके जो टोटल रिस्क बन रहा है, क्या उसको हम झेल पाएंगे कि नहीं, क्या वॉलेटिलिटी को झेल पाएंगे कि नहीं। तो उस तरह से हमें बफर्स तैयार करने होते हैं। तो ये सब चीजों की दृष्टि से बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको कि हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और वो हमारा सबसे पहला ध्येय रहेगा। आपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी। एक रिस्क सेबी ने जो फ्लैग ऑफ करा था कि वह रिटेल ट्रेडर, इन्वेस्टर नहीं, रिटेल ट्रेडर एफएनओ में सट्टेबाजी कर रहा है, और सेबी ने डंडा मारा चेंजेस करे। तो जो सेबी ने जो डंडा मारा था उसका प्रभाव वॉल्यूम्स में अब देखने को मिल रहा है। अब आप संतुष्ट हैं जो आपने कड़ाई करी थी, जो कड़े नियम उदाए थे, अब मार्केट ठीक हो गया है, अब रिटेल समझ गया है? देखिए, हम तो आई थिंक उसको वॉचफुल रहेंगे और डेटा पे जाएंगे। यदि आप डेटा का कर रहे हैं कि तो जो पिछले साल के मुकाबले उसमें 34% की कमी आई है, और प्रीमियम में 15% की कमी आई है। लेकिन यदि हम 2 साल पहले का डेटा है, उसमें हमारा 44% का इंक्रीज अभी भी है। तो हमारा जो लक्ष्य था वो उसको जागरूक करना था, डेटा एनालिसिस लोगों के पास लाना था, क्योंकि जब एक सिंगली आप कुछ चीज करते हो, एक एज एन इंडिविजुअल, लेकिन वो एड अप टोटल होके क्या हो रहा है उसका आभास नहीं हो सकता। जैसे कि एफपीआईज, अब हमारा इंडिया एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसमें हम ट्रांसपेरेंटली T+1 में बताते हैं कि एफपीआईज का कितना हुआ। अब आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यदि आपको पता चला कि इतने एफपीआईज निकल गए हैं, इससे मार्केट में कुप्रभाव पड़ सकता है। यदि हमें इंफॉर्मेशन ना बताएं तो हो सकता है इतना ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट को तो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जी। तो इंफॉर्मेशन को छुपाने से मार्केट डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि जो तथ्य है वो तो तथ्य है, और उस तथ्य को बताने की जरूरत है, ताकि रिस्क, उस हिसाब से इन्वेस्टर अपना रिस्क भी तय कर सकते। अब हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप ये नहीं करेंगे। ये जो समस्या ज्यादा आई थी वो इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी डे की वाली आई थी, और उसमें ऑप्शन के समय में है तो फ्यूचर्स की बात नहीं हो रही, इंडेक्स ऑप्शन की बात, सिंगल स्टॉक ऑप्शन की बात नहीं हो रही। तो आपकी जो नॉर्मल हेजिंग है, प्राइस डिस्कवरी है, मार्केट डेप्थ है, वो तो उससे एफ&ओ मार्केट से जरूरी है। जी। लेकिन यदि हम उसको ये कह दें कि मार्केट एक्सपायरी के दिन 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले या 20 मिनट पहले उसमें हम करना जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या अपना रिस्क कवर कर रहे हैं? जी। तो जो सट्टेबाजी चल रही थी, सेबी ने एक प्रकार से बोला है सावधान, सट्टेबाजी की जगह स्टॉक मार्केट नहीं है, प्लीज डोंट ट्रीट इट लाइक अ कैसीनो, इट इज अ टेम्पल ऑफ वेल्थ क्रिएशन। आई थिंक वही एक मैसेज है। मगर चेयरमैन साहब, एक बात तो है, एनएससी और बीएससी को लेकर के एक्सपायरी में कोई तालमेल नहीं है। एक तालमेल आया, फिर गया, फिर टूट रहा है। क्या एक तालमेल बैठ पाएगा दोनों एक्सचेंजेस में? बिकॉज दोनों कंपेरेटिव हैं। नहीं, तालमेल हो गया है, क्योंकि तालमेल में 2 दिन फिक्स किए हमने, ट्यूसडे, और थोड़े दिन पहले एनएससी ने चेंज करा, फिर बीएससी ने चेंज करा। अब क्या चेंजेस होंगे या यही चेंजेस हो चुके हैं? नहीं, बट ये फिक्स हो गए। एक मार्केट और है जिसमें हम देखते हैं कि भाई प्राइस डिस्कवरी जो हो रही है वह समझ में नहीं आ रही, वह एसएमई मार्केट है। और वहां पर कई शेयर डे 1 में 500 गुना बढ़ जाते हैं, कई शेयर 5-5 हजार गुना बढ़ जाते हैं 2-3 साल के अंदर। क्या आप उस पूरे एसएमई मार्केट को लेकर के चिंतित हैं? क्या वहां पे भी चेयरमैन साहब बोलेंगे सावधान? नहीं, हम लोग जो सब जगह में ये बताना चाह रहे हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि कुछ पंप एंड डंप के केसेस भी आते हैं जिसमें कि डेलिब्रेट पंपिंग है, और जिसमें वो है। एसएमई आईपीओज के कुछ जो इश्यूज आए थे उनको हमने कड़ा भी किया,
जैसे कि एक्सेस यदि करना है तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट पहले नहीं था, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाया गया। फिर यदि उसको डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स के लिए हमने कहा है कि वो प्योरली प्रमोटर के लोन्स को चुकाने के लिए नहीं होगा, या वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 15% से अधिक नहीं आप डिप्लॉय कर सकते। तो कुछ जो एलिमेंट्स लाए गए, कंट्रोल एलिमेंट्स लाए गए। अब वॉचफुल तो हमको रहना है, लेकिन जहां कहीं भी इस तरह की त्रुटियां आ रही हैं या जिस तरह के वो आ रहे हैं, वहां मेरा ये भी अपील रहेगा इन्वेस्टर्स को भी वॉचफुल रहें, क्योंकि जब वो कोई भी एक्सेप्शनल चीजें देख रहे हैं तो उसमें सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मनी का जो रिटर्न है, जहां कहीं भी वेरी एक्सेप्शनल कोई रिटर्न क्लेम कर रहा है या दिख रहा है, वहां उस पर गहराई में जाने की जरूरत है कि उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स यूट्यूब भी देखते हैं, हालांकि ईटी नाउ स्वदेश भी देखते हैं, उसके अलावा कई बार उनको खबरें मिलती हैं, ओपिनियंस मिलती हैं, व्यूज मिलती हैं और स्टॉक टिप्स मिलती हैं। चेयरमैन साहब के सामने मैं टिप वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स टिप देते हैं। तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सेबी ने कई चेंजेस करे हैं, क्या इसमें और कड़ाई देखने को मिल सकती है? उसमें एक जो है कि जो इलीगल हैं हमारे, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो स्टॉक एडवाइस दे रहे हैं, स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे हैं, वो ऑथोराइज नहीं है, और उनको बंद करने के लिए हमने 70,000 के करीब ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको टेक डाउन किया है विद द हेल्प ऑफ मेटा, गूगल, एसएमई प्लेटफॉर्म जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से हमने उनको किया है, और उनको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू न मिल सके ऐसे इनको, क्योंकि जो भी हमारे सभी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ एडवर्टाइजमेंट से एसोसिएट नहीं कर सकते, और उसकी एक पूरी व्यवस्था की है कि ताकि वो यदि वो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं और उसके साथ एक्सचेंज में वो मैच नहीं होता है उनका, तो फिर वो नहीं उसमें दे सकते, तो ताकि मतलब उनको वो बिजनेस ना मिले उस कारण से। क्योंकि और कई ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स उस पंप एंड डंप स्ट्रेटजी का हिस्सा रहे हैं, और सेबी ने उसमें ऑर्डर्स भी पास किए हैं। तो ये तो एग्रीजियस जो केसेस हैं जिसमें लोग अपने ग्रीड के लिए, अपने उसके लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सर्वेलेंस करना, एक्शन लेना, वो जारी रहेगा और जोरों से जारी रहेगा। मेरा आखिरी सवाल, समय थोड़ा आपके पास कम है, हम तो बहुत सवाल लेकर आए हैं, अगली बार के लिए सेव करेंगे। आरबीआई में नए गवर्नर आए हैं, सेबी में नए चेयरमैन आए हैं, मगर दोनों दोस्त हैं, दोनों दिल्ली से आते हैं, दोनों फाइनेंस मिनिस्ट्री के कॉरिडोर में काफी बार एक साथ देखे गए हैं। तो क्या पहली बार हिंदुस्तान में मैं बोल सकता हूं कि दो बड़े रेगुलेटर में तालमेल जो है वो बढ़ने वाला है? कह सकते हैं। तो हम इसका इम्पैक्ट कब देखेंगे? इज द गवर्नर जस्ट अ व्हाट्सएप अवे नाउ फॉर द सेबी चेयरमैन? बिल्कुल। लेकिन इंस्टीट्यूशनली हम लोग ये भी करते हैं कि उनके दायित्व हैं और हमारे दायित्व हैं, लेकिन जहां इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन की बात आती है, चाहे वो एफएसडीसी के माध्यम से हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हम लोग करें, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सेबी की टीम्स और आरबीआई की टीम्स निरंतर आपस में बहुत सारे मसले सुलझाती हैं, और यदि वो उस लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे नहीं सुधरते हैं, तो गवर्नर और मेरे लेवल पे हम लोग बात कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए, एक हमारे चेयरमैन साहब की खास बात है, जो मैं इनको 10 साल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जानता हूँ, वे हमेशा अंडर कमिट करते हैं, ओवर डिलीवर करते हैं। अब सेबी में वही होगा, अंडर कमिटमेंट रहेगी मगर ओवर डिलीवरी रहेगी। पिछले 60 दिनों में इन्होंने जो कहते हैं ना अंग्रेजी में हिट द ग्राउंड रनिंग के जो बड़े बड़े चेंजेस करे हैं, वह मीडिया में ज्यादा नहीं आए, मगर उसका जो इम्पैक्ट आएगा हम धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। तो इट इज सो नाइस टू मीट यू इन पर्सन इन मुंबई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें और ज्यादा समय देंगे, हमारे दर्शकों से और ज्यादा बात करेंगे, और आपको आपकी इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।